हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु, अणु और आयन, यानी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। और आज की क्लास में हम लोग मोल की बात करेंगे। मोल, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मोल का कंसेप्ट है कहाँ से आया। समझिए, मान लीजिए आपके पास एक सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर दे दिया गया और आपसे कहा गया कि ये सभी जो सिक्के देख रहे हैं, ये सभी के सभी, मान लेते हैं हम लोग कि सभी के सभी इसमें 10 रुपए के सिक्के आपके पास दिए गए, और मैं आपसे कह दूं कि आप इन सिक्कों की संख्या बताइए, तो क्या आप एक एक करके गिनना शुरू करोगे? नहीं, आप वहां पे माइंड लगाओगे। आप एक सिक्के का द्रव्यमान देख लोगे और पूरे ढेर का आप द्रव्यमान देख लोगे, द्रव्यमान करके, और फिर उसमें से भाग कर देंगे। कुल द्रव्यमान में एक सिक्के के द्रव्यमान से भाग कर देंगे तो सिक्के की संख्या पता चल गई। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग मोल की बात करें तो मोल भी एक संख्या होता है। कैसी संख्या होता है, इसको समझिए। हम लोग ये जानते हैं कि प्रयोगशाला में जब कोई अभिक्रिया की जाती है तो उसमें पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक जो हम लेते हैं, उनके परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या एक निश्चित संख्या होती है, वह निश्चित ली जाती है। जैसे मैं यहाँ पे अभिक्रिया कर रहा हूं हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का, तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन 10 ग्राम ले लिए और क्लोरीन 20 ग्राम ले लिया और क्रिया करा दिए तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना होता है कि इसमें इनके परमाणुओं की संख्या जो होगी वह एक निश्चित संख्या के रूप में, ताकि ये आसानी से क्रिया करके ये बन सके। अगर ये अनबैलेंस होगा, निश्चित संख्या नहीं, ऐसे ही जितना मन उतना परमाणु लेकर या फिर जितना मन उतना कोई अणु लेकर आप क्रिया कराने की कोशिश करेंगे तो अभिक्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि जो परमाणु या अणु होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनकी संख्या गिनना तो आसान नहीं है। आपसे कह दूंगा कि 10 गो आप हाइड्रोजन का परमाणु दो छाट कर, तो आप उसमें से गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे, आपसे दिक्कत होगा। तो इसीलिए वहां पे क्या आया, मोल का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, मोल का कंसेप्ट वहीं से आया। ठीक है, तो एक्चुअल में मोल होता क्या है? मोल किसी पदार्थ की मात्रा होती है जिसमें मूल कणों यानी कि वहां पे आप कह सकते हैं कि कोई परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। तो मूल कणों की संख्या उतनी ही होती है जितना कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उनके परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम जब कार्बन 12 लेंगे तो उसके जितने परमाणु की संख्या होगी उतनी ही संख्या मूल कणों की होती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि सोडियम ले लिया मैंने, हम लोग जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम लोग 1 मोल सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का द्रव्यमान, 1 मोल सोडियम का जो द्रव्यमान होगा वह 23 ग्राम हो जाएगा। वह 23 ग्राम हो जाएगा, समझे ना जी? 1 मोल सोडियम का जो द्रव्यमान होगा वो 23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसकी परिभाषा देता हूं, फिर हम लोग आगे बात। तो यहां पे लिख सकते हैं कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों कहने का मतलब आपका परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। मूल कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उसके परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे, है ना, कि परमाणुओं
परमाणुओं का एक मोल, परमाणुओं का एक मोल परमाणुओं का वह अंबार है। एक्चुअल में मोल का मतलब ही होता है अंबार, ढेर। अंबार लिखिए या ढेर भी लिख सकते हैं। वह ढेर है जिसका कुल द्रव्यमान 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हमें यहां से क्लियर हो गया कि 1 मोल अगर सोडियम का द्रव्यमान देखें तो वह कितना हो जाएगा। तो एक सोडियम का द्रव्यमान, एक सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान 23 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान हो जाएगा 23 ग्राम, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कहूं 1 मोल अगर हम लोग बात करेंगे 1 मोल अमोनिया तो वो हो जाएगा 17.031 ग्राम अमोनिया के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि हम लोग जानते हैं कि अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह 17.031 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो जाहिर सी बात है 1 मोल अमोनिया का ग्राम में 1 मोल अमोनिया इतना ग्राम के बराबर हो जाएगा। समझे ना बात को। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि जो मोल होता है वह कणों की एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, कणों की एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। ऐसे लिख सकते हैं कि मोल कणों की एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है जिसे एवोगैड्रो, इसे एक नाम से जाना जाता है, एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। या पहले एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है, अब एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। ये स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। जो अगर हम लोग बात करेंगे कि जो एवोगाड्रो स्थिरांक, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवोगाड्रो स्थिरांक जो है वह 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के बराबर होता है। एक एवोगाड्रो स्थिरांक की बात करेंगे तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखने के लिए कुछ सूत्र देख लेते हैं मोलों से रिलेटेड। तत्व के मोलों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो, कितने मोलों की संख्या उसकी है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो तत्व का ग्राम में द्रव्यमान और किससे भाग कर देंगे, उसके एक परमाणु के द्रव्यमान के, तत्व का परमाणु द्रव्यमान से भाग कर देंगे तो उसके मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह से अगर यौगिक का निकालना हो, यौगिक के मोलों की संख्या, तो बस यहां पे तत्व के जगह हम लोग क्या ले लेंगे, यौगिक ले लेंगे। यौगिक का ग्राम में द्रव्यमान बटा में यौगिक का आणविक द्रव्यमान न कहेंगे क्योंकि इसमें अणु हो गए, आणविक द्रव्यमान से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। तो अभी मैंने बताया ये भी कि जो आपका तत्व का एक मोल जो होता है, एक संख्या एवोगाड्रो स्थिरांक से व्यक्त किया जाता है जो कि इतना के बराबर होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसी तत्व का एक मोल कितना के बराबर हो जाएगा,
तो वह 6.022 गुना 10 का पावर 23 इतने परमाणु हो जाएंगे उसमें। ठीक है, यानी कि अब हम लोग जो संख्या एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें मोल में लिया जाएगा तत्वों को या फिर यौगिकों को मोल में लिया जाएगा, और हमें पता है कि वो कितनी संख्या के बराबर है, तो संख्या एक निश्चित हो जाएगी ना जी। अब एक दो संख्या थोड़े ले पाओगे, नहीं, हम मोल में अब लेंगे अभिक्रिया करने के लिए। यौगिक का एक मोल कितना के बराबर हो जाएगा, तो बस इसी में अणु आ जाएगा। 6.022 गुना 10 का पावर 23 अणु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी तरह अगर हम लोग गैस का एक मोल बात करें, ऐसे तो इसकी जरूरत नहीं है, मान लीजिए मानक ताप या एवं दाब पर, मानक ताप एवं दाब पर गैस का एक मोल जो होता है, एक्चुअल में इसकी जरूरत नहीं है, 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात कर, चलिए हम लोग मोल का जो महत्व है उसको देख लेते हैं। मोल का महत्व क्या है? महत्व, मोल का महत्व आधाता ये होता है। महत्व क्या है? मोल का महत्व। ठीक है, तो ये हमें पहले तो ये पदार्थ जो होगा, कोई भी तत्व या यौगिक हो जो भी, उसके कणों का निरूपण करेगा। ये बताता है कि यह पदार्थ के 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तत्व के एक मोल द्रव्यमान, तो वो इतना परमाणुओं के कुल संख्या के द्रव्यमान के बराबर है ना, बर होगा, है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं किसी तत्व का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक मोल इतना के बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है एक मोल में द्रव्यमान इतना परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो किसी तत्व के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान उसके 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं जी इसके महत्व को? तो जैसे अगर मान लीजिए कोई पदार्थ का एक मोल लेते हैं, तो वह एक मोल 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान को व्यक्त करता है, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पदार्थ का एक मोल, जैसे मैं देखो ना यहाँ पे लिखता हूं, 1 मोल सोडियम किसके बराबर हो जाएगा? तो 23 ग्राम सोडियम के। यानी कि ये क्या कर रहा है कि जो सोडियम है, सोडियम का ग्राम में जो द्रव्यमान होगा उसको 1 मोल सोडियम व्यक्त कर रहा है। तो यानी कि 1 मोल पदार्थ का 1 मोल किसको व्यक्त करेगा? उस पदार्थ, चाहे वो तत्व या यौगिक हो सकता है। ठीक है, तो उस पदार्थ ही लिखते हैं। पदार्थ यहां तात्पर्य है तत्व या यौगिक की बात हो रही है कि 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान को व्यक्त करता है। तो सूत्र द्रव्यमान इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि सूत्र यानी कि वो चाहे कोई तत्व भी हो सकता है या कोई यौगिक भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने सूत्र द्रव्यमान लिख दिया है। यानी तो ग्राम आणविक द्रव्यमान भी लिख सकते थे। तो ये ग्राम आणविक द्रव्यमान अगर सोडियम की बात करें तो 23 होगा, 23 ग्राम होगा, और ये देखो 1 मोल के बराबर हो जा रहा है कि नहीं, समझ गए? चलिए, अच्छा इसमें ये भी लिख सकते हैं इसके महत्व को, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मानक ताप अभी मैंने बताया और दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन
क्या हो जाएगा 22.4 लीटर होता है। अभी मैंने बताया था ना आपको। तो आज की क्लास में इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।